चलिए भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का सेम एक ही तरीका का चुनाव है, लेकिन कार्य अलग अलग है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के। चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। भारत के उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 68 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। सॉरी 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 63 है। और भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ये बात 64 में कही गई है। चलिए अगला पॉइंट, उपराष्ट्रपति से संबंधित योग्यता। क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ठीक है, अगला निर्वाचन। इसमें क्या है? तो निर्वाचन के तहत अनुच्छेद 66 है। अनुच्छेद 66 के तहत निर्वाचन है उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, कार्यकाल कितना है इसमें? कार्य जो है इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन बीच में भी ये अपना पद त्याग सकते हैं। अनुच्छेद 67 में कहा गया है, ठीक है, उपराष्ट्रपति अपने निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष तक इस पद पर बना रह सकता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है तथा राज्यसभा एक संकल्प पारित कर इसे पद से हटा भी सकती है। देखिए, संकल्प पारित कर इसे कहते हैं महाभियोग। ठीक है, वही राष्ट्रपति की तरह ही लगता है इस पर भी महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प पहले राज्यसभा में देखिए ध्यान रखिए, पहले राज्यसभा में पारित होना आवश्यक है। इसके पश्चात लोकसभा में पारित होना आवश्यक होता है। उपराष्ट्रपति आकस्मिक स्थितियों जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करता है। यानी राष्ट्रपति के न होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य संभालता है। इस दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी उपलब्धियां प्राप्त होंगी और जैसे ही वो राष्ट्रपति का कार्य संभालना चालू कर देगा तो उसे उपराष्ट्रपति की नहीं, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और सभी शक्तियों से नहीं होंगे। अगला है उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 62-63 के अनुसार 6 महीने की अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, इससे अधिक नहीं, केवल 6 महीने तक कार्य कर सकता है। देखिए, राष्ट्रपति जो हमारे देश में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति जो रहे हैं, ठीक है, जो पहले उपराष्ट्रपति थे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे जाकिर हुसैन जो फिर तीसरे राष्ट्रपति बने थे और इससे पहले राज्यपाल भी रहे थे। ठीक है, बीजी गिर एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि उपराष्ट्रपति भी रहे थे। ठीक है, हिदायतुल्ला एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि न्यायाधीश भी थे और राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे थे। ठीक है, इस तरीक़ा से ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। लास्ट में अभी वर्तमान में एम वेंकैया नायडू जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, इससे पहले हामिद अंसारी थे और इससे पहले 11वें नंबर के शेखावत थे। चलिए अगला, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चर्चा के बाद हम आज जो है भारत के महान्यायवादी की चर्चा करते हैं। ये भाग 5 की ही बात कर रही है। ठीक है, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद का वर्णन या उल्लेख दिया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, यानी एक प्रसाद के रूप में कह सकते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यानी विधि अधिकारी का मतलब कानून के बारे में से जानकारी होती है। 3 अधिकारियों को
तीन अधिकारियों को विधि अधिकारी माना गया है। भारत का महान्यायवादी नंबर 1, इसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज। और अगले हैं, दूसरा है अपर महाधिवक्ता। ठीक है, महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता। ठीक है, ये। और तीसरा पहला महान्यायवादी हो गया और महाधिवक्ता हो गया, अपर महाधिवक्ता। ये तीन लोग होते हैं जो भारत के विधि अधिकारी होते हैं। इसमें सर्वोच्च जो है महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी नियुक्ति होने के लिए इसमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता आवश्यक है। यानी जो योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की है, वही योग्यता महान्यायवादी की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, महान्यायवादी क्या कर सकता है, क्या शक्तियाँ हैं इसकी महान्यायवादी की? तो महान्यायवादी की जो शक्तियाँ हैं, नंबर 1 में अनुच्छेद 76 का थ्योरी। ठीक है, महान्यायवादी भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है। यानी भारत के जितने भी न्यायाधीश जहाँ बैठते हैं वहाँ पर ये भी बैठ सकता, सुनवाई कर सकता है। अगला, महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन अथवा दोनों सदनों में संयुक्त बैठक अथवा संसद की समिति, जो समिति है की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, बोल सकता है। ठीक है, परंतु इसमें अपना मतदान नहीं दे कर सकता है, बाकी सभी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री संसद शासक, संघीय शासक व्यवस्था में शासन का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का अधिकारी या प्राधिकारी होता है। यानी वास्तविक जो है प्रधानमंत्री होता है, लेकिन कार्य वही राष्ट्रपति के ही करता है। अर्थात प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। जिसे अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। स्पष्ट है कि स्पष्ट बहुमत न होने पर राष्ट्रपति अपने विवेक से भी नियुक्त कर सकता है। ठीक है, अगर पूर्ण रूप से बहुमत नहीं आता है फिर भी राष्ट्रपति अपने पूर्ण विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति से अवगत कराता है। ठीक है, राष्ट्रपति भारतीय विदेश नीति का निर्धारण प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। यह नीति आयोग का सदस्य यानी अध्यक्ष भी होता है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में किसी भी का भी सदस्य हो सकता है। केवल लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। ठीक है, इंदिरा गांधी, H.D. देवगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। ये तीन व्यक्ति ऐसे थे जो राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री भी चुने गए थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो अब तक के प्रधानमंत्री हैं, पहले जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, और सबसे लंबे कार्यकाल के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक रहे थे और इसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री रहे थे। फिर गुलजारीलाल नंदा जो है कार्यवाहक रहे। इसके तहत फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही थी और ये भी राज्यसभा से थी। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी आए थे। ठीक है, सबसे छोटे कार्यकाल के लिए जाने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री। अब वर्तमान में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद ठीक है नरेंद्र मोदी हैं और ये भारत में पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, भारत के उदारीकरण के जनक जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाना जाता है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। हाँ, विधानसभा के सदस्य थे ये। अगर इनके बाद केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति आती है तो केंद्रीय मंत्री जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री के तहत ही राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त करता है उन्हीं की सलाह पर। तो भारत द्वारा अपनाई गई संसदीय शासन प्रणाली राष्ट्र के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, परंतु वह नाममात्र का प्रधान होता है। ठीक, भारत का राष्ट्रपति।
सारे कार्य प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री करते हैं। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 का 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। ठीक, अगला मंत्रिपरिषद की बात आती है तो मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री वो होते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। ठीक है, और ये प्रधानमंत्री से मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। और दूसरा है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री वो होते हैं जो कैबिनेट बैठकों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं करते हैं। इन 2 श्रेणियों में होते हैं। ये केवल मंत्रियों के, कैबिनेट मंत्रियों के अधीन कार्य करते रहते हैं। ठीक है, और उप मंत्री होते हैं, ये जो है कनिष्ठ यानी जूनियर मंत्री भी कहा जाता है, और ये कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभाव वाले मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं। ये दोनों के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सब संसद में ही आता है। संसद का टॉपिक चलाएंगे तब आपको हम कंप्लीट करेंगे।